हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि आवाज़ कितनी आई है, लेकिन स्क्रीन पे बच्चे जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये किसका है? ये है आपका मिसेस चंद्रिका का, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड पहली न्यूज़ आज आपके सामने मैं ला रही हूँ, ठीक है। इनसे रिलेटेड न्यूज़ है, ग्रेमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और ग्रेमी पुरस्कार जो है 2025 के लिए दिए जा चुके हैं। और यहाँ पे बच्चे एक भारतीय ओरिजिन की सिंगर है, इंडियन ओरिजिन के सिंगर हैं, इनका नाम है चंद्रिका टंडन, इनको दिया गया है। और ग्रेमी में आपको पता है कि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ना, बहुत सारी कैटेगरी हैं, और बहुत सारी कैटेगरी में एक भारतीय ओरिजिन की सिंगर को उनकी एल्बम को यहाँ पे पुरस्कार मिला है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 67 वार्षिक ग्रेमी पुरस्कार जो है दिया गया है भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो इनके एल्बम का नाम आपको याद रखना है कि त्रिवेणी है, और ये बच्चे आपकी इनका खुद का नाम याद रखना है कि चंद्रिका टंडन नाम है। आप लोगों ने पेप्सिको की जो मालकिन रही थी, उनका नाम काफ़ी बार सुना होगा, इंदिरा नूई का नाम है ना। तो बच्चे इंदिरा नूई की बड़ी बहन नहीं है, इंदिरा नूई की बड़ी बहन है, उनसे वन सेकेंड, ठीक है। तो उनसे रिलेट करके भी आप इनको याद रख सकते हैं कि इंदिरा नूई की बड़ी बहन है, और इनको इस साल यानी कि 2025 का ग्रेमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है और इनकी एल्बम का नाम भी याद रखना है, और एल्बम को कौन सी कैटेगरी में दिया गया है वो कैटेगरी भी हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बहुत सारी और कैटेगरी हैं जिनको कि पुरस्कार दिया गया है। और कौन कौन सी कैटेगरी हैं बच्चे? देखिए, और एक आपका एल्बम ऑफ द ईयर है, ठीक है, काउबॉय कार्टर, ये बियॉन्से की है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है आपका नॉट लाइक अस है, ये केंड्रिक लैमर की है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये भी आपका नॉट लाइक अस को मिला है, केंड्रिक लैमर को। बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम, ये जो है आपका त्रिवेणी को दिया गया है, ये एल्बम है, और इसकी जो सिंगर है वो है चंद्रिका टंडन, ठीक है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में जो है आपका चैपल रॉन को दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर हम अगर बात करें हमारे एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से, तो वहाँ पे आपको जो है एक तो जो भारतीय विजेता हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और दूसरा जो आपका पुरस्कार बच्चे पूछा जाता है वो आपका या तो एल्बम ऑफ द ईयर पूछा जाता है या आपका सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें ये दो कैटेगरी आपको खास करके याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली न्यूज़। उसके बाद में आपकी जो अगली न्यूज़ है उसके लिए, अगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बच्चे आपके एस्ट्रोनॉट हैं ना, आप इन्हें जानते हैं, हालांकि अभी इन कपड़ों में नहीं पहचान पा रहे होंगे। ये है सुनीता विलियम्स, आप लोगों ने इनका नाम तो बहुत बार सुना होगा। इनसे रिलेटेड न्यूज़ आज आपकी आई है साइंस एंड टेक के सेक्टर से, ठीक है बच्चे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पेस वॉक किया है। इनके बारे में हमने कुछ दिनों पहले एक खबर पढ़ी थी कि स्पेस में फंस गई हैं, है ना। स्पेस में जो है अमेरिका ने, नासा ने इन्हें एक अपने एक्सपेंडेशन के दौरान भेजा था, और वहाँ पर जो है आपके स्टक हो गई थी, है ना, स्टक हो गई थी। तो अभी जो है यहाँ इनके तक हेल्प भी पहुँच चुकी है। उसके बाद जो है इनका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो भी अभी कंटिन्यू है ना। तो इसी दौरान बच्चे इन्होंने स्पेस वॉक की, और स्पेस वॉक में इन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो क्या रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है? नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन, इन्होंने स्पेस वॉक किया था 60 घंटे और 21 मिनट का। इनके रिकॉर्ड में, अंतरिक्ष में चलने का जो रिकॉर्ड था, इसे तोड़ दिया है, ठीक है। और सुनीता विलियम का जो बच्चे टाइम है ना, ये है 62 आवर, 62 घंटे और 6 मिनट तक जो है आपकी ये यहाँ पे चली है, ठीक है। तो ये स्पेस वॉकिंग का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ठीक है। उसके अलावा जो सुनीता विलियम्स है, ये यहाँ पे बच्चे नासा की जिस मिशन में गई है ना, वहाँ पे वो अकेले नहीं है, इनके साथ में एक और है, ठीक है। इनके साथ में एक और है, और ये दोनों ही जो अंतरिक्ष यात्री हैं, कहा जा रहा है कि इसी महीने इनका जो मिशन है, मिशन का नाम है क्रू 9 मिशन, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, क्रू 9 मिशन है, और मार्च 2025 तक ये जो है लगभग 300 दिन पूरा करने के बाद में ये धरती पर वापस लौट जाएंगे, ठीक है। और इनके साथ में बच्चे जो दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं उनका नाम याद रखना, इनका नाम है बुच विल्मोर, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है ये दोनों ही क्रू 9 मिशन में यहाँ पे नासा के द्वारा भेजे गए हैं, और अभी इसी मिशन के दौरान इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सुनीता विलियम्स की सबसे ज़्यादा, सबसे लंबे समय का स्पेस वॉक जो इन्होंने किया है, लगभग 62 घंटे का, ठीक है।
अगली जो आपकी खबर है इसमें बच्चे आप लोग देखेंगे ये छोटे छोटे सिक्के आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वो सिक्के नहीं है जिनसे हम दुकान में जाकर के कोई चीज़ खरीद सकें, है ना। ये है आपके डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी ये पुराना शब्द है ना, ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा। तो जो डिजिटल करेंसी है बच्चे, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड ही एक न्यूज़ है। पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं डिजिटल करेंसी क्या है। ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल करेंसी जिसे अक्सर क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, यह डिजिटल करेंसी का एक रूप है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चे ब्लॉकचेन क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, इसके अगर आप टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये जो करेंसी है इसे आप जेब में भर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका जब लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तो पूरी तरीके से जो है आपका ऑनलाइन होता है ना। इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, वहाँ से जो है आपकी डिजिटल करेंसी बनती है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है। क्रिप्टो करेंसी भी इसे कहते हैं, डिजिटल करेंसी भी इसे कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने नाम सुना होगा बिटकॉइन का, एग्जाम्पल के लिए है इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। बिटकॉइन भी आपका क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है आपकी भारत में है। अब देखेंगे न्यूज़ क्या है। भारत में बच्चे आपका पहली ऐसी करेंसी बना ली गई है जो कि किसी कैंपस ने बनाई है। कैंपस का मतलब क्या है, किसी एक इंस्टीट्यूट ने बनाई है, ठीक है। तो भारत की पहली कैंपस ब्लॉकचेन करेंसी भारत में इंट्रोड्यूस की गई है। और फिर आएगा आपको कि कौन से कैंपस ने बनाई है। तो कैंपस का नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिमटेक इसे कहते हैं शॉर्टकट में। तो बिमटेक के द्वारा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल करेंसी का नाम इन्होंने रखा है बिमकॉइन, ठीक है। करेंसी का नाम इन्होंने रखा है बिमकॉइन पेश की है, जिसे विशेष रूप से बिमटेक के इकोसिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। हालांकि ये जो बिमटेक है या ये जो आपका बिमकॉइन है, तो बिमकॉइन का इस्तेमाल इंटरनेशनली या फिर बाकी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया जा सकता। अभी जो ये कॉइन इन्होंने डेवलप किया है, बनाया है, ये जो है इसी इंस्टीट्यूट में जो बाकी चीज़ें होती हैं, यहाँ का जो डेटा होता है उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो ब्लॉकचेन आधारित एक कैंपस करेंसी बनाई गई है, कैंपस डिजिटल करेंसी बनाई गई है। और कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाई है वो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी डिजिटल करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा और इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा देख सकते हैं इसके बारे में कि बेसिकली ये कैसे काम करता है ना। ये होगी आपकी न्यूज़। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये आपकी नमक से रिलेटेड है, लेकिन ये नमक वो वाला नहीं है जो हम सब्जी में डाल करके खाते हैं, है ना। हमारा जो सामान्य नमक होता है, साधारण नमक होता है, उसमें आपका NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन ये वाला जो नमक है इसमें सोडियम नहीं है, इसमें पोटेशियम है, ठीक है। तो वो नमक जिसमें कि पोटेशियम होता है सोडियम की जगह, उसे के सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है के सॉल्ट, ठीक है। याद रखेंगे, के साल्ट या फिर पोटेशियम आधारित विकल्प सोडियम क्लोराइड की जगह इसमें पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है ना। तो बेसिकली है तो नमक, ठीक है। पोटेशियम सोडियम बच्चे दोनों ही आपके नमकीन ही होते हैं खाने में, है ना, सेवरी होते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये के है, के का मतलब है आपका पोटेशियम, इसमें पोटेशियम होता है। और जो आपका NaCl होता है, जो घर में सब्जियों में डाल के हम खाते हैं, वो आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, अब न्यूज़ ये है कि WHO ने इसको लेकर के सॉल्ट को लेकर के एक गाइडलाइन जारी की है, ठीक है, जिसके कारण ये आपका चर्चाओं में रहा है। गाइडलाइन में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने हालिया दिशा निर्देश में सुझाव दिया है कि के साल्ट सोडियम की मात्रा को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे जो पुरानी बीमारियां होती हैं, पुरानी बीमारी का मतलब है बच्चे क्रोनिक डिजीज, है ना। क्रोनिक डिजीज इंग्लिश वर्ड है। पुरानी बीमारी का मतलब यह है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं शरीर में जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं। और ख़ास करके इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एलर्जीज़। आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या पता हो सकता है किसी को हो भी, है ना। एलर्जी जो होती है बचपन में थी और अभी तक ठीक ही नहीं हुई है ना। इस तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं, तो ये जो बीमारियाँ होती हैं जो क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, उनको ठीक करने में के सॉल्ट जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसीलिए जो है WHO ने अपनी एक नई गाइडलाइन जारी करके ये कहा है कि इसका जो कंजप्शन है या फिर इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक लाभकारी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है बस कि के सॉल्ट का मतलब क्या होता है, वो नमक जिसमें सोडियम नहीं, जिसमें पोटेशियम है, बस इतना सा, ठीक है। और किसने गाइडलाइन जारी की है, WHO के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है। अगला बचे
अब आपके एग्ज़ाम होंगे CBT 2 का, RRB का, तो आप क्या करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे। हो सकता है कि अपने शहर में भी हो, लेकिन अगर दूसरे शहर में जाएंगे तो फिर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन खोलना होगा IRCTC का, वहाँ से ट्रेन बुक करनी होगी, है ना, वहाँ पे देखना होगा ट्रेन का टाइमिंग क्या है। तो आप लोग अधिकतर जो हमारे रेलवे से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, ट्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए कोई ना कोई मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। अब एक और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसका नाम है स्वरेल, ठीक है। देखिए बच्चे, ये भारतीय रेलवे ने नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम रखा गया है स्वरेल। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं इससे। देखिए, इससे जो है आपका जो टिकट बुकिंग होती है आरक्षित में, वो भी हो सकता है, ठीक है। अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट भी बुकिंग यहाँ से हो सकती है, ठीक है। रिजर्व टिकट भी उससे बुक हो सकती है। उसके अलावा जो है आपका फ्रेट इंक्वायरीज, पार्सल इंक्वायरीज, है ना, पार्सल जो है इधर से उधर जाता है रेलवे के माध्यम से, वो यहाँ पे इंक्वायरी उसकी कर सकते हैं। ट्रेन और PNR का जो स्टेटस आप लोग देखते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। फूड ऑर्डर ट्रेन से, बेसिकली IRCTC के सारे के सारे जो है फंक्शन इसमें भी है ना, वो भी कर सकते हैं। रेल मंडल फॉर कंप्लेंट मैनेजमेंट, है ना, ये भी आपका रेलवे की तरफ से जो मदद चाहिए कंप्लेंट की मैनेजमेंट, है ना, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे काम इस मोबाइल ऐप से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ यही है कि भारतीय रेलवे ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जहाँ पर ये न्यूज़ थी वहाँ पे लिखा होता है कि क्या IRCTC अब जो है खतरे में है ना। तो वो मर्जी है आपकी, जो भी आपको हैंडी लगे। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन काम तो बहुत सारे कर लेता है, लेकिन यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, खास करके सरकारी एप्लीकेशन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डाउनलोड करके देख लेना कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है ना। तो बच्चे, यही न्यूज़ है कि भारतीय रेलवे ने सहज यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है, जो कि जनता को व्यापक रेलवे सेवाएं प्रदान करने वाला वन स्टॉप समाधान है, जिससे कि रेलवे सूचना प्रणाली यानी कि CRIS इनके द्वारा डेवलप किया गया है ना। तो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका यही इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाया इसे। तो किसके द्वारा बनाया गया है इसे बनाया गया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, क्रिस, यानी कि CRIS, क्रिस के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। और नाम भी याद रखना, स्वरेल। अब थोड़ा सा भारत से बाहर निकलते हैं। आज आप जो है घूमने जाएंगे अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में बच्चे आप लोगों को कुछ नाम तो पता होंगे देशों के, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे लीबिया सुना होगा आपने इनमें से, ठीक है। नाइजीरिया सुना होगा आप लोगों ने, है ना। चाड सुना होगा, कैमरून हो गया। ये सारे के सारे बच्चे अफ्रीकन कंट्री है। और इन्हीं अफ्रीकन कंट्री के बीच में अगर आप लोग देखेंगे तो ये है आपका नाइजर, ठीक है। नाइजीरिया अलग है और नाइजर अलग है। नियामे इसकी कैपिटल है, ठीक है। और नाइजर के बारे में एक न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। इन्होंने यहाँ पर एक डिजीज़ होती थी और इस डिजीज़ को जो है इस डिजीज़ से इन्होंने छुटकारा पा लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डिजीज़ के बारे में आपको पहले बता देती हूँ कि क्या डिजीज़ है, कैसे कैसे होती है ये। देखिए, ये जो है आपका, इसे कहते हैं ऑन्कोसेरसियासिस, ठीक है। ऑन्कोसेरसियासिस डिजीज़ का नाम है, आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मेरे मुंह से सुन लीजिए बस। ऑन्कोसेरसियासिस जो है इस डिजीज़ का नाम है। इसे आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस, ये आपको याद करना है, ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है। और अधिकतर बच्चे ये वहीं पे होता है जहाँ पर कि पानी, जो नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे जो है डिजीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो रिवर ब्लाइंडनेस इसे कहा जाता है। एक परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, ये पैरासाइट के कारण ये आपका रोग होता है। यह ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे प्रमुख संक्रामक रीजन है, ठीक है। और अफ्रीका में बच्चे आपका मेडिटेरियन रीजन होने की वजह से यहाँ पे संक्रामक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो डिजीज़ है पैरासाइट के कारण होती है, ठीक है। और किसको हार्म करती है, ये करती है हमारी आंखों को। इसीलिए यहाँ पे अंधेपन जो है आपका रिवर ब्लाइंडनेस इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो पैरासाइट आता है ये नदी से आता है ना। तो जब नदी से आता है तो नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब जो है न्यूज़ क्या है बच्चे, कि ये जो देश है आपका नाइजर के बारे में, नाइजर ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीकी देश बन गया है और पहला अफ्रीकी देश बन गया है, ठीक है। नहीं तो अफ्रीका में आप लोग देखेंगे संक्रामक बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और दुनिया भर में बच्चे, एक तो ट्राइकोमा है जो कि ब्लाइंड कर देता है बिल्कुल व्यक्ति को, और दूसरा जो है आपका यही डिजीज़ है, पैरासाइट के कारण होता है, ठीक है। तो नाइजीरिया ने क्या किया है, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। यह विश्व स्तर पर 5वां देश है और अफ्रीका का पहला देश है जिससे कि परजीवी
ओन्कोसेरिका और वोल्वुलस, इसके संचरण को बाधित करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, तो बस देश का नाम याद रखेंगे, नाइजीरिया कंट्री का नाम है, और नाइजीरिया ने जिस डिजीज़ को ख़त्म किया है उस डिजीज़ का नाम याद रखेंगे। हालांकि नाम मुझे पता है आपको नहीं याद होने वाला, बस इतना याद रखना, रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस ये एक पैरासाइट के कारण होने वाला एक डिजीज़ है। ठीक है, और इसमें जो है व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है, इतनी ज़्यादा जो है आपकी खतरनाक डेंजरस डिजीज़ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चे। ये हो गई आपकी इंटरनेशनल न्यूज़। अब फिर से आ जाइए भारत में, और अब जो है हमें जाना है गुजरात। ठीक है, गुजरात में बच्चे आप लोग अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका गुजरात की ये कैपिटल सिटी हो गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में गुजरात में ही आप अगर पश्चिम की तरफ आते जाएंगे तो आपको पता है कि गुजरात जो है ये तटीय सीमा बनाता है ना, इसके इधर जो है आपका अरेबियन सी है, ये है आपका अरब सागर। तो इसीलिए अरब सागर या फिर तटीय रेखा होने के कारण गुजरात में जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, यानी कि वो फॉरेस्ट, वो जंगल जो कि कीचड़ में उग जाते हैं बड़ी आसानी से, है ना, उसे कहा जाता है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहीं पे बच्चे गुजरात में एक जगह है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये है गुनेरी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एक जगह है गुनेरी है, और ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है रन ऑफ कच्छ। ठीक है, कच्छ का रन कहा जाता है। तो ये जो गुनेरी नाम का गाँव है या फिर गुनेरी नाम की जगह है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और इसको क्या किया गया है, इसको बच्चे गुजरात की तरफ से गुजरात के गुनेरी मैंग्रोव राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कहा गया है। ठीक है, अधिकतर आप लोग देखते हैं कि जो जैव विविधता विरासत स्थल है ये बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी है ना, लेकिन अभी तक गुजरात में एक भी नहीं था। तो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है गुनेरी के मैंग्रोव फॉरेस्ट को। ठीक है, याद रहेगा इतना, गुनेरी के मैंग्रोव फॉरेस्ट को। ठीक है, उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि अगर किसी जगह को, भारत में अगर किसी जगह को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है तो कौन से वाले एक्ट के तहत किया जाता है, कौन सा एक्ट है, कौन सा कानून है, कौन सा अधिनियम है जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देती है। तो ये एक्ट है आपका 2002 का, और इसे कहते हैं द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का है, 2002 का है, और इसी के अनुसार जो है आपका ये काम किया गया है। ठीक है, तो गुजरात के बच्चे पहली ऐसी साइट है जिसे कि ये टैग दिया गया है गुनेरी मैंग्रोव फॉरेस्ट, आपको याद रखना है। और कहा जाता है ऐसे कि ये बच्चे बहुत ही पुरानी साइट है। ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव जंगल है, और मैंग्रोव जंगल जो है आज के बने हुए नहीं है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी थी ना पहले, अभी तो सरस्वती नदी जो है लुप्त हो गई है। ठीक है, तो सरस्वती नदी जो है जब यहाँ पे हुआ करती थी उस दौरान जो है जंगल बने थे। ठीक है, तो इतना पुराना जो है आपका ये इसका टाइम पीरियड है ना, और अपने आप में बचे इतनी पुरानी जो है मैंग्रोव साइट, ये भारत की इकलौती साइट बची हुई है पूरे देश में। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, गुनेरी मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और ये है कहाँ पे, ये है आपका गुजरात में, और गुजरात की पहले ऐसी साइट है जिसको कि स्टेटस दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा गुनेरी मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला जो है फिर से इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई है बच्चे। जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना, ये पर्वत नहीं है, अब से ये इंसान हो गया है। ठीक है, कैसे, ये जो पर्वत है इसका नाम है माउंट टारनाकी। ठीक है, माउंट टारनाकी इसका नाम है, और न्यूजीलैंड में इसे एक कानूनी व्यक्ति बना दिया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है ना। यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गंगा और यमुना दोनों को ही जो है व्यक्ति होने का दर्जा प्राप्त है ना, हमारे देश में प्राप्त है। इसका मतलब है कि उसके जो राइट्स हैं वो इंसानों जैसे हैं, है ना। तो ये बच्चे आपका न्यूजीलैंड में पहले भी हो रखा है, लेकिन फिलहाल जो है आपका ये माउंटेन जो है इसका नाम आपको पूछा जा सकता है कि माउंटेन टारनाकी किधर है, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड में है। ठीक है, न्यूजीलैंड में है, और इसका नाम भी बच्चे बदल दिया गया है। पहले जो है ना इसका जो ऑफिशियल नाम था ये था एगमॉन्ट, अब जो है इसका नाम बदल करके माउंट टारनाकी कर दिया गया है ना। तो माउंट टारनाकी कहाँ पे है आपको पूछा जाएगा, तारानाकी मोंगा जो है इसका पूरा नाम है, ये आपका है न्यूजीलैंड में, और इसे जो है व्यक्ति होने का एक लीगल राइट दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा ना, न्यूजीलैंड में है माउंट तारानाकी। ठीक है, अगला बच्चे आपका ये न्यूज़ हमने पहले पढ़ी थी, उसी का एक्सटेंशन है। हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि वर्ल्ड पिकलबॉल लीग, ये इसका पहला एडिशन है जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्टार्ट हो गया है ना, भारत में पहली बार हुआ है ये। ठीक है, और ये जो है अब खत्म भी हो गया है। ठीक है, जब कोई चैंपियनशिप खत्म होती है तो आपको पूछा जाता है कि किसने जीता है। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड पिकलबॉल लीग है इसमें 6 टीमें थी। ठीक है, लेकिन जीत कौन गया है, बेंगलुरु जवान। ठीक है,
बेंगलुरु जवान जो है टीम का नाम है, और बेंगलुरु जवान ने ये जो पिकल बॉल लीग है ये अपने नाम किया है। ये बच्चे कुछ उसी तरीके से है जैसे हम आईपीएल के विनर याद नहीं करते हैं, वही है आपका, है ना, आईपीएल के विनर याद करते हैं, अभी आपका हॉकी लीग भी हुआ है महिलाओं का पहली बार, उसी तरीके से आपका पिकल बॉल का है, ठीक है। तो पिकल बॉल का जो लीग है इसमें आपका बेंगलुरु जवान जीते हैं, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा नहीं, है ना। और मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले बच्चे जो न्यूज़ है ये आपको दिख रहा है, ये जो है पाइप है, एक पाइप लाइन है, और पाइप के अंदर आपको पता है क्या है, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन भारत में है क्या, अभी नहीं है बड़ी स्तर पर, है ना। तो उसी को लगाने के लिए बच्चे आपका टाटा स्टील ने कुछ डिक्लेरेशन की है। क्या कहा है टाटा स्टील ने? टाटा स्टील ने दावा किया है कि वह हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम, मतलब कि हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह पाइप के जरिए भेजा जाएगा, और कौन भेजेगा, ये भेजा जाएगा टाटा स्टील के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे कंपनी का नाम और कंपनी क्या कर रही है वो आपको याद रखना है। देखिए देश के हाइड्रोजन मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपको पता है बच्चे की जो ग्रीन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन है, भारत के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी जो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा रहा है ना। तो बहुत सारी कंपनियां जो है एनर्जी के बहुत अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं, अलग अलग जो ऑप्शन है उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना। लगातार जो है हर कंपनी का जो है आपका एक विंग जो कि ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है, उसी तरीके से टाटा स्टील भी है। तो टाटा स्टील जो है ये हमारी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन पाइप लाइन बिछाएगी, ठीक है। याद रहेगा, इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, याद रहेगा ना आराम से। अगला है बच्चे आपका मोदी जी ने अभी अभी ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है, और ये कॉन्फ्रेंस किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है आपका अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। अगर मोदी जी नहीं कर रहे होते ना बच्चे तो मैं आपको नहीं बताती है, ठीक है। तो मोदी जी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन इसका उद्घाटन किया है, किया नहीं अभी, ये होगा अभी आगे, है ना। ये एक तो ये हुआ है बच्चे, बाकी जो मराठी साहित्य सम्मेलन है इसी के उपलक्ष्य में, या फिर जो मराठी साहित्य है, साहित्यकार है, उनके उपलक्ष्य में जो है आपका कुछ दिनों के लिए कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंज है? महाराष्ट्र की विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए ताल कटोरा स्टेडियम, ठीक है, ताल कटोरा स्टेडियम, इसका नाम अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए जो है, जब तक ये आपका चलेगा ना सम्मेलन, तब तक जो है इसका स्थायी तौर पर नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज साहित्य नगरी रखा जाएगा, ठीक है। इतना याद बस आपको रखना है कि पूरा स्टेडियम का नाम भी चेंज हो गया कुछ दिनों के लिए। और ये जो आपका मराठी साहित्य सम्मेलन है, अब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लोग लगाएंगे और नहीं पढ़ा होगा, नहीं आपको न्यूज़ याद होगी, तो आप कहेंगे मराठी साहित्य सम्मेलन है तो महाराष्ट्र में कहीं पे होगा, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज का जो आपका करंट अफेयर का सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और भले ही बच्चे छोटा सेशन होता है लेकिन आपको न्यूज़ को याद रखना है, और दूसरा क्या करना है, आपको वीकली बेसिस पे करंट अफेयर का रिवीजन करना है, और फिर जो है आपका मंथली बेसिस पे खुद से ही रिवीजन आपको करना है, ठीक है। अगर समय मिला, कुछ और चीज़ों से थोड़ी सी व्यस्तता खत्म होगी तो मैं भी जो है बहुत जल्दी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी जो मंथली करंट अफेयर है आपका, ठीक है। नहीं तो बच्चे CBT 2 के लिए तो पूरा का पूरा रिवीजन हम दोबारा से करेंगे। आप लोग जो है अपने स्तर पर लगे रहिए, अपने स्तर पर जो है लगातार जो है करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपको 15 या 20 मिनट जो है 19 से 20 मिनट की आपकी वीडियोस होती है, तो इसको देखने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होता है ना। और साथ में ही यह करंट अफेयर आपका SSC JEE के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।